नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर ये दूसरा दिन गौ सेवा के साथ सीएम ने किया पूजा पाठ, मंदिर भ्रमण के बाद लगाया जनता दरबार। बड़ी खबर है इस वक्त की। फरियादियों की सुनी समस्याएं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य संबंधी और जमीन संबंधी ज्यादातर मामले सामने आए हैं। इसको लेकर तत्पर नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दूसरा दिन और इस दौरे के दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना। एक एक कर सभी समस्याओं से अवगत होकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त। गौ सेवा के साथ सीएम ने किया पूजा पाठ, मंदिर भ्रमण के बाद फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और तुरंत मौके पर निस्तारण भी किया गया। और इसी बीच मऊ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मऊ से। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पुलिस में छीना झपटी। राहुल गांधी ने पुतले को लेकर छीना झपटी की। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जगह जगह पर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन इस कदर जारी है कि लगातार कांग्रेसियों में छीना झपटी भी होने लग गई है। राहुल गांधी के पुतले को लेकर यहां पर छीना झपटी हुई है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से मामले को शांत कराया है। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा ये पूरा प्रकरण सामने आया है। पंद्रह अप्रैल को जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें राहुल गांधी को दोषी सिद्ध मान करके उन्होंने अपनी चार्जशीट दायर की है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों का ये हमेशा से रहा है कि जब भी वो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने देश की जामीरों को, देश की जो संपत्तियां उनको अपना अधिकार समझ के देश को लूटने का काम किया है, जनता के पैसे को लूटने का काम किया है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अब आपकी सरकार नहीं है, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। भ्रष्टाचार कोई करेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, उनका अंतिम ठिकाना जेल होगा। और ये मात्र पुतला दहन नहीं है, ये एक हम लोग संदेश देने का काम किए हैं कि आज जो कोई भी भ्रष्टाचारी होगा जो इस प्रकार का काम करेगा, हम लोग इसी तरह से उसको संदेश। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज। भारतीय किसान यूनियन का हल्ला बोल प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग को लेकर लगातार किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में जुट चुके हैं। बिजली कर्मियों का रवैया सुधारने की मांग यहां पर की जा रही है। मवई रिहायक में 4 दिन में बंद ट्रांसफार्मर चालू करने की मांग यहां पर की गई। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को इन तमाम समस्याओं के प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। बड़ी खबर है इस वक्त की। मामला किसानों की बिजली का था। यहाँ पे बिजली 7 घंटे का मतलब कहा जाता है, लेकिन बिजली यहाँ किसानों को 1 घंटे भी पूर्ण रूप से अच्छी नहीं मिल पाती है। तो ग्रामीणों ने क्या बात की आपसे? ग्रामीणों ने जो कहा था कि हम लोग हमारी समस्याओं को आप बिजली अधिकारियों से बात करें, और सभी ग्रामीण हमारे साथ पावर हाउस पे आए हुए हैं और वार्ता भी अच्छी तरीके से हुई। उन्होंने कहा कि आपको ये कल से बिजली की मात्रा बढ़ जाएगी आपकी। क्या वार्ता हुई आपकी? वार्ता में उन्होंने कहा कि जो फीडर की दूरियां मतलब लाइन ज़्यादा लंबी है तो उसको कुछ दूसरे फीडर से जोड़ेंगे, उधर से लाइन कवर होगी। हाँ, इनुया फीडर। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबंध सम्मेलन में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्नाव में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबंध सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा दलित समुदाय को सनातन धर्म के अन्य समुदाय से लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, अभी भारत के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना आजादी के बाद की है। एक गरीब, पिछड़ा और खासतौर से विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक वरदान बन के ये जो वक्फ का अधिनियम है वो आया है।
धारा 370 के संदर्भ में भी एक अधिनियम पारित हुआ, ट्रिपल तलाक के उसमें भी हुआ। यानी प्रधानमंत्री मोदी एक सुधार के पंचायत बने। अब एक पूरे देश में बहस छिड़ी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो और उनके 100 दिन के बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो उनकी भी प्रस्तावना हो। एक पूरे एक कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, जिसमें अमित शाह जी भी थे, गुलाम नबी आजाद भी थे। इन लोगों ने पूरा एक बृहत 47 राजनीतिक दलों से परामर्श किया, जिसमें 32 राजनीतिक दलों ने इसे लागू करने के लिए कहा। अब इसी कड़ी में मऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव के महिला सम्मेलन में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने मंच से देश की युवा शक्ति के समर्थन की मांग की है। वहीं वक्फ बोर्ड कानून न मानने पर अखिलेश के बयान पर केतकी सिंह ने सपा के लोगों को भी गीदड़ बताया। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड कानून अखिलेश यादव के साथ ही उनके आने वाले पुश्तों को भी मानना पड़ेगा। और पर्दे के पीछे छुपकर इस प्रदेश की जनता पर वार कौन लूट रहा है? पर्दे के पीछे कौन है? ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से छुपकर इस प्रदेश की देश की एकता अखंडता को बांटने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बाबू मैं कहना चाहूंगी, मैं कुछ और बोल देती पर मैं क्षमा चाहूंगी, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अखिलेश जी क्या उनकी आने वाली कई पुश्तें भी, उनको भी ये कानून मानना पड़ेगा। ये देश, ये प्रदेश किसी के बाप का नहीं है, ये भारत देश की जनता का है और भारत देश की जनता के द्वारा जो संसद में बनाया गया कानून है उसको मानना हर किसी को पड़ेगा। अब कानपुर में पिछले दिनों 12 मदरसे संचालकों ने मान्यता सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। 3 तालीम के नाम पर खुले मदरसों में दुनियावी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए नई स्कीम चलाई है। यहां तक कि तमाम मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की आड़ में मदरसा संचालकों ने खूब झोल किया है। इसके बाद सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया तो संचालकों ने अब मान्यता सरेंडर करना शुरू कर दिया है। मदरसा संचालकों का कहना है कि सरकार ने अपने किए वादे पूरे नहीं किए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 3 तक मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों भी यहां पर अनिवार्य कर दी थी। बता दें कि यूडाइस पोर्टल पर छात्रों और टीचर का डाटा अपलोड करने की व्यवस्था में मदरसा संचालकों ने नाराजगी भी जाहिर की है। दरअसल यहाँ पे लगभग 250 के आसपास मान्यता प्राप्त मदरसे थे, जिनमें से करीब 12 मदरसों द्वारा जून 2024 तक मुझे प्रार्थना पत्र दिया गया था इस आशय के साथ कि मेरे द्वारा मान्यता ली गई थी मदरसा बोर्ड द्वारा, किंतु कोरोना काल में और अपने निजी कठिनाइयों का हवाला देते हुए उनके द्वारा मान्यता सरेंडर कर दिया गया था और मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ प्रेषित कर दिया गया था कि इसको मान्यता प्रत्याहरित करते हुए मदरसा पोर्टल से डिलीट कराने का कष्ट करें। अब आगरा में भी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा सड़कों पर उतर गया है। बीजेपी युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस महानगर कार्यालय के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को रोक दिया। उसके बाद उन्होंने राशा मंडी चौराहे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूंका है। हेराल्ड घोटाले के अंदर 451 करोड़ के घोटाले की एक चार्जशीट, 752 करोड़ के घोटाले की एक चार्जशीट। ये वो गांधी परिवार जिसने गांधी जी के नाम की ढाल लेकर इस पूरे भारत को लूटने का काम, खचोटने का काम किया है। इनने दलित, शोषित, वंचितों की आवाज को दबाने का काम किया है। इनके दामाद, इनकी बहन, इनकी मम्मी, इनका बेटा सब इस भारत को लूटने में लगे और 60 वर्षों तक लूटने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों। लेकिन आपने देखा 2012 में जब इनकी सरकार थी तो जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी संस्था का दुरुपयोग नहीं किया है। 2013 में इसको एक्सेप्ट किया गया और आज इसका निर्णय जब कोर्ट ने दिया तो चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में जिस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, आप देख रहे हैं, एक नेशनल हेराल्ड घोटाला जो कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अखबार बना था
उनके साथ जब अखबार बना और यंग इंडिया के माध्यम से इन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला किया, जिसमें 22 अगस्त 2025 को आपकी इसमें चार्जशीट लगती है और चार्जशीट लगने के बाद आप देख रहे होंगे अभी भी उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उसके बाद भी देश के गृह मंत्री और मोदी जी को धमका रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले जैसे ही कई सारे मामले इनके साथ पहले भी हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे 3G घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, नाना प्रकार के घोटाले कर इन्होंने देश को लूटने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर घूम रहे थे, लेकिन आज वही संविधान चार्जशीट दाखिल कर रहा है तो आपको जेल जाना होगा। क्यों आप फिर कोर्ट की शरण ले रहे हैं? कहां गया आपका वो संविधान? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से। अब इसी बीच यूपी के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि सिरातू तहसील के कड़ाथाम मिलकर 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए सरकारी खाते में दर्ज करा दिया है। डीएम मधुसूदन हुल्दी ने बताया है कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है, जिसमें अब तक 93 बीघा वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त करते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया गया है। जांच में पाया गया है कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले या तो भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी और जिले के 3 तहसीलों में जांच टीम गठित कर दी गई है। ग्राम समाज की खतौनी में यहां पर चेक भी कराया जा चुका है। ज्यादातर वक्फ संपत्तियों पर कब्रिस्तान और मदरसे बनाए गए हैं। कुल मिला के हमारे जो लैंड डिटेल्स है 398 है कुल संख्यात्मक में, और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसे लैंड दर्ज हुआ है, और उसको हम चेक कराएंगे। और हमारे रजिस्टर के सापेक्ष में हम चेक करवाएंगे गवर्नमेंट लैंड कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी में कौन से अंकित किया है। पूरा जांच हो रहा है, तहसील स्तर से भी हो रहा है, और उसके रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट लैंड रहेगा उसको गवर्नमेंट लैंड में फिर हम खतौनी में दर्ज करवाएंगे। अब आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हो चुकी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शो का उद्घाटन किया है, जिसमें चलचित्रों के जरिए वीर गाथाओं की प्रस्तुति की जाएगी। इस शो के दौरान ब्रज संस्कृति की झलक भी दिखाई गई। वहीं कार्यक्रम में मंत्री जयवीर सिंह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी मौजूद रहे। क्योंकि आगरा प्रभारी मंत्री बनने के बाद जब आए तो सबसे ज्यादा मीडिया ने हमेशा इस पर चर्चा करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि आपके लगातार सवाल उठाने पे, लगातार इसके लिए जागरूक रहने का ही परिणाम है कि हम लोग भारत सरकार के स्तर से अनुमति प्राप्त करने के बाद आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये आगरा के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी इस बात के लिए कि यहाँ जो भी पर्यटक आएगा, मुझे लगता है कि रात को लाइट एंड साउंड देखने के बहाने आगरा में स्टे करेगा। और जब कोई भी पर्यटक देशी विदेशी स्टे करता है तो निश्चित रूप से यहाँ के कारोबारी, व्यापारी, छोटे छोटे रिक्शे वाले से लेके 5 स्टार होटल वालों तक को एक बड़ा रेवेन्यू अर्जन होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब कासगंज पुलिस ने 10 अप्रैल को हुए गैंगरेप के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम मेमड़ी थाना ढोलना में रहने वाले योगेश उर्फ ब्लॉक प्रमुख उर्फ दरोगा को देर रात ढोलना नहर पुल के पास से पकड़ लिया गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की यहां पर कोशिश की जाती है। आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली लगी और आरोपी के पैर में भी यहां पर गोली लगी है। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। इसके साथ ही 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम योगेश है वो तभी से फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए हमारी कई टीमें लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। उन्हीं में से कुछ टीमों को सूचना मिली कि ये व्यक्ति ततारपुर जाने वाले नहर के रास्ते पर पाया जा सकता है। इस सूचना को पाते ही हमारी कई टीमें इस ओर रवाना हो गई। ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी सफ़ेद कलर की अपाचे से जा रहा था। जब उसने पुलिस टीम को देखा तो उसने बाइक दौड़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो स्लिप हो गया
और यहीं पर गिर गया। उसने बचने के लिए पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। इसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। यहाँ से मौके से एक सफेद कलर की अपाचे, एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके पास से पीड़िता से छीने हुए कान के सोने के बुंदे भी बरामद हुए हैं। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। अब रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ज्वालानगर कपड़ा मिल कॉलोनी में मजदूर के सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सिविल लाइन से कपड़ा मिल स्थित जंगल में हत्या की थी और फरार हो गया। पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। कल रात्रि में थाना सिविल लाइंस पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नसीर अहमद नाम का एक व्यक्ति जो बैंड बजाने का काम करता था, कल रात में जब अपना काम करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में रजा टेक्सटाइल के खंडरों में वो पेशाब करने के लिए रुका। वहीं पे एक पागल व्यक्ति था जिसने ईंट उठा करके मृतक नसीर के सर पे ईंट मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही की गई। गहन सुराग रसी पता रसी करके उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके पास से वो ईंट बरामद कर ली गई है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य अन्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज में गैंगस्टर आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह का होटल सीज ही रहेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कन्नौज कोर्ट का आदेश स्थगित कर दिया है। बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ने डीएम, एसपी और एसडीएम तिरवा के खिलाफ यहां पर आदेश जारी किया है, लेकिन आदेश न मानते हुए तीनों अफसरों की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश था, जिसके बाद आदेश के विरोध में कन्नौज पुलिस ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। एक यहाँ पे अवमानना याचिका माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल हुई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी गण 1, 2, 3 जो कि जिला अधिकारी महोदय कन्नौज, व पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज व तहसील एसडीएम तिरवा के सरकारी वाहन को कुर्क करने का आदेश और प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए उन्होंने दिया था। क्योंकि उक्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, दोनों आदेशों को लेके माननीय उच्च न्यायालय में एफएएफओ जो है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार आदि की तरफ से दाखिल की गई थी। उस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र सहित माननीय न्यायालय जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनको भी अवगत करा दिया गया है और उसमें उन्होंने अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ भी स्थगन आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कार्रवाई स्थगित कर दी है। अब कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.2 का सर्वे शुरू हो चुका है। डीएम मधुसूदन हुल्डी ने यहां पर बताया है कि इसके लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास के सर्वे के लिए यहां पर एसडीएम, तहसीलदार व ईओ की टीम गठित की गई है। यही टीम अब पात्रता की जांच कीगी और साथ ही साथ डूडा विभाग के सर्वे में कोई भूमिका नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के लिए नगर निकायों के आवेदन शुरू हो चुके हैं आने और वर्ष 2025-26 के लिए 1500 आवास का लक्ष्य मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी शुरू हो चुका है, जहां पे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके साथ साथ ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन एक टीम गठित किया हम लोगों ने तहसील स्तर पर, जिसमें एसडीएम है, तहसीलदार है, संबंधित ईओ भी है और यही 3 लोग पात्रता की जांच करते हैं और इन तीनों लोगों की समिति की संस्तुति के उपरांत ही डूडा के पास वो कागज प्रस्तुत हो जाता है। डूडा की ओर से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जांच या सर्वे नहीं किया जा रहा है, जो लोगों को लग रहा है कि डूडा से हो रहा है। डूडा से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के दिमाग में भ्रम है कि यहाँ पैसे देने से हो जाएगा, वहाँ पैसे देने से बिल्कुल नहीं होगा। जो पात्र है, जो नियम के तहत है, जो पात्रता की श्रेणी में आता है, उसी को आवास मिलेगा। और जो ये टीम गठित होकर इस लिस्ट आती, फर्स्ट लिस्ट है, उसको उसके उपरांत हम लोग पुनः जांच करवाएंगे। उस जांच में भी अगर कोई निकल के आता है तथ्य कि पात्र अपात्र के हुआ है, अपात्र पात्र हुए हैं, तो उसको भी हम करेक्ट करके सही लाभार्थियों को पूर्ण पारदर्शिता के रूप से ही हम लोग आवास योजना को जमीनी स्तर पर लागू कराएंगे।
अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ती हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 4 के सामने बने एक प्राइवेट हॉस्पिटल अपेक्स में शुक्रवार के सुबह मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। अस्पताल में मरीज की मौत के बाद पूरे पैसे देने के बाद ही मरीज की लाश देने का दबाव बनाया गया। डॉक्टर्स पर आरोप है कि मरीज के सिर पर चोट थी, लेकिन डॉक्टर्स पेट का इलाज कर रहे थे। झांसी में अपेक्स हॉस्पिटल का मामला सिर्फ एक निजी संस्थान की मनमानी नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग की खामोशी पर। हॉस्पिटल में सर पेशेंट आया था एडमिट, ये आरटी का केस था। रोड एक्सीडेंट में इनका पेशेंट ये इंटूबेटेड लाए थे मेडिकल कॉलेज से, जहाँ से भी लाया हूँ ये। तो हमारे यहाँ पेशेंट आया था, पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर थी। इनको बता दिया गया था कि पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर है। तो इनके साथ वाले एक जो भी थे, तो उन्होंने बोला था कि सीटी स्कैन कराने के लिए एडवाइस दिया था इनको। तो इन्होंने बोला था कि हम सुबह तक करा लेंगे सीटी स्कैन। पेशेंट की कंडीशन देखी गई तो उनको बता दिया गया तो भाई पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है। मामला ये हुआ, मेरे भाई का शाम रात में हुआ एक्सीडेंट होने के कारण मैं लेके आया यहाँ अस्पताल है, यहाँ पे अपेक्स में लेके आया। तो डॉक्टरों ने कहा कि चलो ठीक है भर्ती करो। ये मंजूनाथ ने कहा कि भर्ती करो। मैंने कहा चलो ठीक है। भर्ती करने के बाद में मुझसे 12 बजे कहा गया कि 80% मरीज को आराम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इनने जांचें करवाई, पैसे यहाँ पे इतना दो, यहाँ पे इतना दो, मैं पैसे देता गया। पैसा इतना हमारा यहाँ पे हो गया कि 24,000 मेडिकल का बताया, ठीक है। 10,000 मैंने काउंटर पे किया, सिटी स्कैन का दिया, खून जांच का दिया, ये सब अब बिल देख के बताएंगे कितना पैसा हुआ, ठीक है। इसके बाद में 3:30 बजे बोले सिटी स्कैन करवाना है। सिटी स्कैन करवाने गए हम, जब ठीक था मरीज, बिल्कुल बोले अब सही है, और सुबह 6:30 बजे बोले कि डेथ हो गई। मतलब डॉक्टर की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है, ये आरोप है। और अगर इलाज सही होता, मैं रात में कम से कम 4 बार गया। कहाँ सिर में आई थी और कहीं नहीं आई। मेरा नाम अशोक कुशवाहा है। सर ये बताइए, एक आरोप है कि पेशेंट खत्म हो गया, उसमें इलाज में लापरवाही की गई है। इस इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया है। एक्सीडेंटल केस था, इनको बड़ा हिमोरेज भी आया हुआ है, ठीक है। और इनको डॉक्टर ने सारे खतरों के बारे में जानकारी भी दे दी गई थी कि 90% चांसेस नहीं है बचने का, 10% हम कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे अगर इलाज कराना चाहते हैं तो इलाज करा सकते हैं, अदरवाइज कहीं जाना चाहते हैं तो भी वो अपने डिपेंडेंट फ्री थे। उन्होंने सारी अपनी स्वेच्छा दी थी हम लोगों को। और हमारे पूरे स्टाफ ने, जो भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी अंतर्गत इलाके में एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज परिहार था, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था और गंभीर रूप से घायल थे। इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद परिजनों ने कुछ शिकायत की, जिसकी जांच की जा रही है। और जांच के क्रम में अग्रिम कार्रवाई करते हुए और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शांति व्यवस्था की कोशिश। अब मेरठ में बैग की चेन ठीक करने वाला महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। वो 3 दिन से महिला के घर के बाहर चक्कर काट रहा था। 3 दिन पहले महिला ने उससे अटैची की चेन भी ठीक करवाई थी। वारदात के समय महिला घर में अकेली थी। वारदात को अंजाम देने वाला आते जाते सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। इस वैदवाड़े में रहती हूँ और ये चैन वाला मेरे पास आया, मतलब दरवाजे खुलवाए, खटखट करा उसने। मैंने देखा तो चैन वाला क्या चैन ठीक करते क्या करता है? चैन ठीक करता है ये। 3 दिन पहले आया था। किस तरीके की चैन ठीक करता है ये? अटैची की चैन सही करी थी। अच्छा। उसने 3 दिन पहले आया था? 3 दिन पहले आया, फिर 2 दिन पहले आया कि बाबूजी ने बुलाया मुझे। फिर उसके बाद आज आया। आज मैं अकेली थी घर पे, तो कह रहा बाबूजी ने मुझसे पैसे मंगाए हैं और पैसे लेने हैं मुझे उनसे, कुछ उन पर उधार हैं। मैंने कहा ऐसे बाबूजी कर ही नहीं सकते ना, बाबूजी हैं घर पे। बस इतने में तो उसने कांड कर लिया और मेरे गले में से चैन खींच के ले गया। अब फिरोजाबाद महानगर में जैन मंदिर चौराहे पर भारतीय युवा मोर्चा ने महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी का पुतला जलाया। बीजेपी नेताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। 1934 में
देश की स्वतंत्रता के लिए एक पत्रकार एसोसिएशन AJA ने एक नेशनल हेराल्ड के नाम से कंपनी खोली थी और नेशनल हेराल्ड का अखबार भी निकाला था। इसमें लगभग 5000 के करीब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ट्रस्टी बनाए गए थे। इन ट्रस्टियों ने अपनी भूमि बहुत सस्ते दामों में अथवा दान में नेशनल हेराल्ड को दी थी। वो अखबार चला, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अखबार 1956 में आकर के घाटे की वजह से बंद हो गया। उस समय से वो अखबार बंद हो गया। जिस समय ये अखबार चलाया गया था, ये गैर व्यापारिक गतिविधियों के लिए था। 1956 में ये व्यापारिक गतिविधियों में उतर आया और इसकी जो संपत्ति थी उसको हड़पने के लिए सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में केवल 5 लाख रुपए से वो ट्रस्ट स्थापित किया और उस ट्रस्ट ने इस नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को फ्री फंड में हथिया लिया।